राधे राधे फ्रेंड्स। हम डिस्कस कर रहे हैं इस ब्लॉक में मेरा है लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में आपको हम बता चुके हैं कि जो ग्रुप नंबर 1 है ये इसको बोलते हैं अल्काली मेटल। क्यों बोलते हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं। और सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है हमें भी जान चुके हैं। और उसका एटॉमिक रेडियस क्या है, आयनिक रेडियाई क्या है, हमें पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तब उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक रेडियाई को मिक्स करके देखेंगे कि क्या कंपेयर है सब में, क्या कैसे क्या होता है। और फिर हाइड्रेटेड रेडियाई पढ़ेंगे और फिर उसका आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे इस ब्लॉक के एलिमेंट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आयनिक रेडियाई आपको क्या बताए थे, जैसे जो मेरा ग्रुप नंबर 1 था, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कल बता चुके हैं। तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये अपना Li+ बनाता है। ठीक है, Na 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Na+ बनाएगा। पोटेशियम लूज करेगा, K+ बनाएगा। रुबिडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Rb+ बनाएगा। और सीजियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cgm+ बनाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही बेरिलियम लूज का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो आपका बनाएगा आपका बी से हो जाएगा Be2+। मैग्नीशियम है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg2+। कैल्शियम में वो 2 लूज करेगा, Ca2+ बनाएगा। स्ट्रोंशियम में Sr 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Sr2+ बनाएगा। और बेरियम का उसी तरह देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये बनाएगा बेरियम 2+। ठीक है, अब इनके आयनिक में हम कल बताए थे कि डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है कि साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जाने में, लेफ्ट टू राइट एलोंग द पीरियड जाने में साइज क्या होता है, साइज घटता है। ठीक है, तो अभी अलग अलग तो चलो आप देख लोगे कैसे क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप आएगा कि इसमें बता दोगे। लिथियम सोडियम कल बता चुके हैं चीज़। अब हम बताने वाले हैं आज कि सबको मिक्स कर दिए हैं, अगर सबको एक साथ देखना है तो क्या होता है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। तो पहले आप लिख लो Li+, Na+, K+, Rb+, Cgm+। इसी तरह से लिख लो बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+ एंड बेरियम 2+। अब ट्रिक क्या है इसमें कि आपका बेरिलियम से का देखो, यहाँ पे हम साथ में लिखते भी जाते हैं कि बेरिलियम का साइज जो है +2 जो है इससे बड़ा होता है न कि लिथियम, ये होता है मैग्नीशियम। यानी आप ऐसे आओगे तो बेरिलियम से मैग्नीशियम तक आओगे। ठीक है, Mg2+। अब मैग्नीशियम से आप जाओगे लिथियम पास। ठीक है, Li+। उससे आओगे आप कैल्शियम पास। देखो M बनाना है आपको, जैसे उस टाइम बनाया था आयनिक रेडियस में, ऐसे M बना था, ऐसे आकर N बना था। सेम करना है इसमें, क्या होता कि एक ऐसे आ जाता। ठीक है, ऐसे आना है आपको। तो ये तो बस स्ट्रक्चर याद रखने लायक है ताकि आप ट्रिक से अच्छे से जान पाओगे। तो मैग्नीशियम से गए लिथियम पास, लिथियम से आए कैल्शियम पास, कैल्शियम से फिर जाएंगे हम सोडियम पास। ठीक है, सोडियम से फिर आएंगे हम स्ट्रोंशियम पास। तो बन गया M। ठीक है, स्ट्रोंशियम सब नीचे आओ, बेरियम पास। यहाँ से जाओ आप
पोटेशियम पास एन बनाना है आपको। जैसे जैसे आया है सबको लिख दो यहाँ पे। Li+, उसके बाद आया आपका क्या, बोलो बोलो बोलो, Ca2+, उसके बाद आया आपको Na+, उसके बाद आया आपको Sr2+, उसके बाद आया आपको Barium2+, उसके बाद साइज आया आपको पोटेशियम प्लस, देन रुबिडियम का आयन जो Rb+ होता है, देन सीजियम का आयन। ठीक है, तो आपको एक ऐसे याद रखना है, उसका आप ट्रिक याद रख लो कि कैसे स्ट्रक्चर बनना है। एक लाइन खींचो ऐसे, बेरिलियम से मैग्नीशियम तक आ जाओ पहले, देन आप एम बनाओ। देखो एम बन रहा, देखो 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 देखो, एम बन गया, देन एन बनेगा। ठीक है, तो ए आपका हुआ ओवरऑल आयनिक रेडियाई कंप्लीट। ये टोटल मिला दिया जाए तो क्या किसके बाद क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई यानी कि इसमें हाइड्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि आयनिक रेडियाई जो आयनिक आयन है, इसमें इसको अगर वाटर में हम घोल दें तो देन उसके बाद जो मॉलिक्यूल मिलेगा उसका रेडियस को हम लोग मतलब हाइड्रेटेड रेडियाई को देखते हैं। जैसे आ जाओ, जैसे आपका है Li+, ठीक है, सोडियम प्लस, ये सब आयन को अगर आप क्या करो कि वाटर में डाल दो, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वाटर में डालने पे आपको क्या होगा कि ये वाटर के साथ मिल जाएगा और देन जो आपको मिलेगा वो होता है हाइड्रेटेड रेडियाई। तो जो यहाँ पे एनर्जी निकलेगी ना वाटर में डालने पे, एनर्जी एंथैल्पी, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब कि जो जितना साइज छोटा होगा, जैसे यहाँ पे क्या है सबसे छोटा आयनिक में Be2+, अब समझो यहाँ पे Be2+, जो जितना ज़्यादा छोटा होगा वो लाइक ए मैग्नेट काम करेगा, एक चुंबक के जैसा काम करेगा। मतलब इसको वाटर में डालो, वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2OH। ठीक है, ये होता है अगर पार्शियल पॉजिटिव हो गया, 2 पार्शियल पॉजिटिव तो यहाँ पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, 2 निगेटिव आ जाएगा। अब Be2+ जो है इसका पॉजिटिव, ये सबसे ज़्यादा साइज में अभी क्या स्मॉल है, यानी ये क्या करेगा, मैग्नेट की तरह, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसके पास ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं निगेटिव वाला, वो मतलब चिपकते जाएंगे इसके साथ, बहुत सारे बेरिलियम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे फोर्स लगेगा और जिससे कि आपको ऑक्सीजन 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 रहेगा और इसमें 2 हाइड्रोजन लगे रहेंगे, यानी कि H2 बोल सकते हैं। H2O जो होता है ना वाटर, वही लगा रहेगा बेरिलियम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख लो क्या हुआ कि अब Be2+ जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया था, उसमें अब कोई बेरिलियम का रेडियस नहीं बचा था। बट अब क्या होगा, इसका अगर रेडियस जानना हो बेरिलियम का, तो ये आपका रेडियस बढ़ गया, ये वाटर के साथ कहीं जाएगा ना, अपना वाटर के साथ वाटर के लेते हुए जाएगा। जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर को छोड़ेंगे नहीं, वाटर के साथ डाल दिए हैं उसे, तब इसका रेडियस बोला जाए तो ये हो जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा वाटर को पकड़ेगा उतना ज़्यादा उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो बेरिलियम का साइज छोटा होने की वजह से वो ज़्यादा वाटर को अट्रैक्ट किया तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। आप
इसके अलावा अब जो है जैसे मैग्नीशियम लिथियम वो कम वाटर को पकड़ेगा, जिसकी वजह से साइज छोटा होगा, ठीक है। तो सेम ऑपोजिट हो जाता है आपका आयनिक रेडियाई इन, इसमें वाटर नहीं था, ठीक है, ये एनिक्वस था। और ये जो है हाइड्रेटेड रेडियाई हम लोग कर रहे हैं, जो यहाँ पे हाइड्रेटेड रेडियाई जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आयनिक रेडियाई ही होता है इन एक्वस, यानी पानी में डालकर, ठीक है। तो इसका सेम ऑपोजिट कर दो आयनिक रेडियाई का, तो बेरिलियम 2+ जो सबसे छोटा था अब हो जाएगा बेरिलियम 2+ सबसे बड़ा साइज हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर के साथ अब रेडियस बना लिया है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल आपका कहीं आएगा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिख लो अपोजिट करके उसको, ठीक है, सेम टू सेम। तो Mg2+, अब इससे छोटा हो जाएगा Li+, इससे छोटा हो जाएगा कैल्शियम 2+, इससे छोटा हो जाएगा आपका Na+, इससे छोटा हो जाएगा आपका क्या चीज़, बोलो बोलो बोलो, Sr2+, इससे छोटा हो जाएगा आपका बेरियम 2+, इससे छोटा हो जाएगा आपका K+ यानी पोटेशियम प्लस, इससे छोटा हो जाएगा आपका रुबिडियम प्लस, इससे छोटा हो जाएगा आपका सीजियम प्लस। तो ये आपका हुआ हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है। हमको बस इतना ही जानना था इसके बारे में, हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता, कैसे होता, सेम उसका ऑपोजिट होता, आयनिक रेडियस का सेम ऑपोजिट होता। टू आयनिक रेडियस, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं, लास्ट टॉपिक मेरा है आज के वीडियो का, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हो, ऐसे ही आपको मतलब कि शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम बताते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कोई एटम है, ठीक है, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखता है क्या चीज़, प्रोटॉन। तो ये जो फोर्स होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम के साथ चिपका हुआ है। तो फोर्स कितना होता है पता है आपको, F/K(Q1 Q2)/R(xy)। यहाँ पे Q1 क्या है, Q2 क्या है। Q1 आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज मांग सकते हो, Q2 इलेक्ट्रॉन का माने हो Q1, तो Q2 हो जाएगा आपको प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। R हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और K जो है कांस्टेंट होता है, जो कि मीडियम पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि K का वैल्यू क्या होगा। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी में, कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर इन्फिनाइट डिस्टेंस में ले जाने में आपको इसको बाहर करना है, उसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा कुछ बाहर से। तो जो एनर्जी दोगे वही एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको इन्फिनाइट डिस्टेंस में भेजने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं क्या चीज़, क्या चीज़, क्या चीज़, बताओ बताओ बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसके लिए इन्फिनाइट डिस्टेंस आपका ये नहीं है कि बहुत दूर है, जैसे एक छोटा सा छुट्टी है, वो आपके घर के लिए उसका घर का बाहरी क्षेत्र पूरा आपका इन्फिनाइट डिस्टेंस हो गया। एटम के लिए अगर 2 सेंटीमीटर भी दूर चला गया ना सेल के बाहर, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस हो गया, ये नहीं कि आकाश में जाए, ऊपर जाए, ठीक है। तो इसके लिए 2 सेंटीमीटर ही इन्फिनाइट डिस्टेंस है। तो एटम से बाहर निकाल लेना इलेक्ट्रॉन को, इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि amount of
एनर्जी required to remove टू, देखो देखो यहाँ से ध्यान से देखना, दो तीन वर्ड आ रहा है, टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन, पहला वर्ड आ रहा है आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड। सेकेंड पॉइंट है न्यूट्रल होना चाहिए, बता रहे हैं क्यों, न्यूट्रल एंड गैसियस एटम टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन वर्ड आया है, ठीक है, वैलेंस होना चाहिए, यानी कि आपका जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, आइसोलेटेड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। जैसे आपको इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, इलेक्ट्रॉन कितना क्या एनर्जी लिया है, तो आप इसका अलग देखोगे ना, एक अलग इसको करके देखोगे। जैसे क्लास में जितने सारे बच्चे हैं, अब आप बिस्किट ले आओ, ठीक है, तो कौन बच्चा कितना बिस्कुट खा रहा, बिस्किट कितना खा रहा, उसे जानने के लिए आप अलग अलग देखोगे हर बच्चे को कि एक कितना खा रहा हो, कितना खा रहा है, एक साथ देखोगे तो पता नहीं चलेगा आपको। तो इसीलिए वर्ड यूज किया गया है आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड कब होता है, एटम आइसोलेटेड कब होता है बताओ, अलग अलग कब होता है, जब गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, पता चल गया, गैसियस, आइसोलेटेड एंड न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कंडीशन है जो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका। ठीक है, तो अब यही है इसका थ्योरी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना लगा बाहर से, कितना उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, इनफाइनाइट डिस्टेंस में भेजने के लिए कितना एनर्जी दी है। तो इसके कुछ फैक्टर हैं, ठीक है। तो जैसे फैक्टर में हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे फैक्टर किधर बताएं, यहाँ पे चलिए देखते हैं, फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। ठीक है, इससे हम देखो डिटेल स्टडी किए हैं पीरियोडिक टेबल में, आप वहाँ पे जाकर देख इसे अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट बताते हैं कि क्या होता है, इसके लिए हम डेफिनेशन तो अच्छे से समझा दिए हैं पूरे डिटेल में। अब हम केवल इसका हम देखेंगे फैक्टर, केवल जो कि मेरा काम बने एस ब्लॉक से, हमको मतलब है अभी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल स्टडी किए हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आयोनाइजेशन अब किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो इसका देखो एटॉमिक साइज, पहला क्या है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यानी कि अब कोई मॉलिक्यूल छोटा है, ठीक है, इतना छोटा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब कोई मॉलिक्यूल है बड़ा है, इतना बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा बोलो। नॉर्मल सी बात है, छोटे वाले में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि ये नज़दीक है, नज़दीक अच्छे से कैच किया, अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जबकि जो बड़ा इलेक्ट्रॉन, बड़ा एटम जो है, वो थोड़ा कम, इसका बीच का फोर्स जो है, देखो फोर्स जो है K(Q1Q2)/R², अगर R तुम्हारा रहेगा बड़ा, ठीक है, R अगर रहेगा बड़ा, नीचे बड़ा तो ओवरऑल छोटा हो जाएगा ना फोर्स, तो फोर्स छोटा हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन पकड़ा है वो वीकली हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें वीकली तुरंत बाहर निकल जाएगा, एनर्जी कम देना पड़ेगा, यानी आपको आर होना चाहिए छोटा, देन आपको मजबूती से पकड़ेगा ताकि आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगा उसमें बाहर निकलने में। तो इसीलिए ये क्या होता कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर यहाँ पे हम बताते हैं, दूसरा फैक्टर क्या है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, जिसको कुछ कुछ टीचर बोलते हैं फैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात देखिए,
न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसे आप एन ई से यहाँ लिख सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज एन सी। जेड से डिनोट इसलिए करते हैं कि जेड होता है आपका प्रोटॉन। अब न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर में क्या होते हैं? प्रोटॉन ही होते हैं। तो प्रोटॉन की वजह से जो भी चार्ज होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इसको जेड से भी आप बोल सकते हो। अब देखो कोई एटम है, ठीक है भैया, यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है। अब कोई एटम है इतना ही बड़ा जिसमें प्रोटॉन आपका कम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो इससे किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगा बताओ? देखकर ही पता चल रहा कि इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए कई सारे प्रोटॉन हैं, सब फोर्स लगाएंगे इसमें, तो ये बहुत स्ट्रांगली कैच करेगा इसको। और ये इसमें कम प्रोटॉन है तो ये कम फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो ये थोड़ा वीक, जल्दी टूट जाएगा, कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन यानी कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, ठीक है। यानी उतना ज़्यादा वो हाइड्रेशन एनर्जी देना पड़ेगा हमें उसे बाहर निकालने के लिए। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, जिसको जेट्स बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू, देखो देखो देखो, हम क्या चीज़ कर रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये हुआ, दो फैक्टर से ही मेरा इस ब्लॉक का कंप्लीट हो जाता है। वैसे और भी फैक्टर होते हैं इसमें आपका, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखा जाता है, जिसका मतलब हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि जो स्टेबल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, बहुत ज़्यादा उसका हाई होता है। वैसे वो सब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें उसका काम नहीं है इसलिए उसका डिस्कशन यहाँ नहीं करते हैं। दो फैक्टर में मेरा काम हो जाता है। अब इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। लिथियम सोडियम इस पे अप्लाई करते हैं इस रूल को। तो क्या होता है देख लो कि साइज अगर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो क्या हो रहा है? साइज का इंक्रीजिंग हो रहा। तो यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है क्या होगा? साइज बढ़ रहा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, साइज बढ़ रहा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। सेम इसमें भी होगा, साइज नीचे आने पे बढ़ रहा, आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा, ठीक है। अब आप अगर अलग अलग देखो, लिथियम बेरिलियम सोडियम मैग्नीशियम में देखो, अगर पीरियड वाइज देखो तो ऐसे जाने पे भी वही क्या हो रहा है इसमें देख लो। पहला केस तो यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है, डाउन द ग्रुप। सेकेंड में क्या हो रहा है, जैसे आप सोडियम मैग्नीशियम में जाओ, ठीक है, तो इधर जाने पे क्या होता है? एक तो साइज से भी आप समझ सकते हो, या दूसरा न्यूक्लियर चार्ज भी अप्लाई कर सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि इधर जाने पे प्रोटॉन बढ़ता है, इसमें 11 है, उसमें 12 है, 12 प्रोटॉन बढ़ गए, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। तो यानी इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो उससे हम कंपेयर किए हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो साइज छोटा है, साइज छोटा है तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगा बताओ? साइज हो रहा है छोटा तो आयोनाइजेशन साइज हो रहा है छोटा, यानी कि उसमें हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा और डाउन द ग्रुप आने में आयोनाइजेशन एनर्जी कम। तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का इतना ही फंडा है इस ब्लॉक में, ठीक है। और आज हम दोस्तों पढ़ाई किए हैं कि आयनिक रेडियाई जो होते हैं ओवरऑल मिला के देखें तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हाइड्रेटेड रेडियाई देखें कि उसके मतलब क्या होता, कैसे होता, ठीक है, उसका डेफिनेशन देखें। देन हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, जिसका डेफिनेशन तो पूरा फुल डिस्कस किए हैं। उसका फैक्टर हम और फैक्टर पे हम एक पॉइंट छोड़ दिए हैं अभी। वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो स्टेबल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना टफ होता है, ठीक है। जैसे हाफ फील्ड फुल फील्ड जो स्टेबल होते हैं
जहाँ भी हाफ फील्ड फुल फील्ड जहाँ भी मिलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी वो बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं हम पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है, इस ब्लॉक के लिए 2 फैक्टर ही अप्लाई होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू।